जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को मैं केमिस्ट्री के आज की इस क्लास में सेकंड मॉक लेके आया हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड मॉक यानी कि टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट पार्ट काफी पसंद आया होगा। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं। देखिए मैं आप लोगों को बोलने वाला हूं, जितनी भी एग्जाम्स आगे आने वाली हैं उन सभी में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स को लेकर अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को काफी अच्छे लेवल पर उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में केमिस्ट्री में पहला टॉपिक जिसका नाम हम लोगों ने देखा है पदार्थ और उसकी अवस्था। पदार्थ और उसकी अवस्था जैसा आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, यहां हम लोग इस वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री का काफी शानदार टॉपिक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। तो किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, आप सभी इनके नोट्स बनाते चले। हर एक क्वेश्चन आप लोगों के पास लिखा हुआ होना जरूरी है। तो अभी जो रेलवे में एनटीपीसी, जेई, आरआरबी, टेक्नीशियन, एलपी सभी का एग्जाम आया है, ग्रुप डी अपकमिंग है और इसके अलावा जितनी भी जो अदर स्टेट्स की एग्जाम्स होती हैं उनके एग्जाम्स के लिए ये सभी जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक अच्छे विचार से, जैसा हम हर सेशन में करते हैं, क्योंकि एक अच्छा विचार हमारी लाइफ को एक नया आयाम देता है, एक नया मोड़ देता है। तो आज का विचार क्या होने वाला है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहां देखना है कि हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो और जिंदगी में हार जाओ सब कुछ, पर जीतने की या फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। उम्मीद जो छोटा सा वर्ड होता है, पर अगर ये उम्मीद जिस दिन खो जाए हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है समझ नहीं आता। एक छोटी सी उम्मीद लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए काफी होती है। तो इसी उम्मीद से आज का सेशन, आज के टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के होमवर्क वाले प्रश्न से। कल का होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया था, आप सभी ने इसका जवाब दिया था। यहां पर मैंने आपसे पूछा था कि परम शून्य ताप या जिसे हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं वो क्या होता है, परम शून्य ताप क्या है। यहां पूछा गया था कि पहला है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप यानी जिसे हम लोग पॉसिबल लोवेस्ट टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। क्या यह तापमान जिस पर सभी द्रव जमा हो जाते हैं और भाप में बदल जाते हैं। तो चलिए इसकी कहानी को मैं आप लोगों को सुना देता हूं। परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। परम शून्य ताप का मतलब होता है कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी पर अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम ताप कितना भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती। पर आप लोगों को यह पता होगा कि न्यूनतम ताप एक संभव ताप होता है। हमारी पृथ्वी पर न्यूनतम ताप का एक सीमा होता है, एक लिमिट होता है, जिसे हम लोग न्यूनतम संभव ताप के नाम से जानते हैं या इसे हम लोग परम शून्य ताप के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका मान आपसे पूछा जाए तो इसका मान कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे हम लोग केल्विन में जीरो केल्विन के नाम से भी जान सकते हैं। जीरो केल्विन यह डिग्री सेल्सियस का एक डाटा है। तो आप लोगों को यह डाटा ध्यान रखना है। मैथमेटिकल यूनिट कोई भी आती है एग्जाम्स में तो आप लोगों से पूछा जाएगा। हम लोग ये देखेंगे कि -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पृथ्वी पर ताप को नहीं गिराया जा सकता। किसी भी पदार्थ का तापमान यहां तक गिराया जा सकता, इसके नीचे संभव नहीं होता, इसलिए से न्यूनतम संभव ताप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप लोग इसका ऑप्शन नंबर बी सही से देख पा रहे होंगे कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी दे के रखा है कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, कि इससे नीचे तापमान संभव नहीं होता। केल्विन पैमाने में इसे जीरो केल्विन कहा जाता है, वही डिग्री सेल्सियस में इसे -273.15 डिग्री सेल्सियस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो आज के टॉप 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री जो पदार्थ और उसकी अवस्था से, उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आज की इस सीरीज को शुरू करते तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और सभी कॉन्सेप्ट्स को आप लोग लिखते चलें। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। यहां पूछा गया ऊर्ध्वपातन। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक होता है सब्लिमेशन किसको बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि
ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होती क्या है? देखिए, आप लोगों ने सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ये देखा है कि ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है? द्रव में। अगर हम ठोस को गर्म करें तो यह द्रव में रूपांतरित हो जाएगा, और अगर हम लोग द्रव को गर्म करें द्रव में बदलेगा, और यह द्रव अगर गर्म हो जाए तो यह गैस बदल जाएगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है जो नेचर में चलता है। वही अगर गैस को ठंडा करें तो गैस ठंडी होकर द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, वही द्रव और अधिक ठंडा होकर ठोस में रूपांतरित हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कभी कभी ठोस जो होता है वो सीधा द्रव में ना बदलते हुए गैस में बदल जाता है, यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि ठोस सीधा गैस में बदले। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो इस प्रक्रिया का नाम है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हीट गेन करते हैं और ठोस से सीधा गैस में रूपांतरित हो जाते हैं बिना द्रव में बदले। यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब गैस सीधा ठोस में बदले तो इसे हम लोग डिपोजिशन के नाम से जानते हैं, और डिपोजिशन होता है निक्षेपण की प्रक्रिया। निक्षेपण की प्रक्रिया को डिपोजिशन के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे कौन कौन से पदार्थ है, तो यहां पर हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है कैम्फर यानी कपूर। फिटकरी, फिटकरी में नहीं पाया जाता, इसलिए फिटकरी इसका थोड़ा अलग ऑप्शन हो जाने वाला है। नैफ्थलीन में पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड। देखिए, जो जो एग्जाम्पल यहाँ ऊर्ध्वपात में दिखा रहा है, तो कपूर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। कपूर के बाद नैफ्थलीन, नैफ्थलीन में भी ठोस से द्रव में बदलने का गुण होता है। नौसादार, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, NH4Cl। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बताने वाला हूँ एंथ्रासिन। एंथ्रासिन भी एक प्रकार का ये होता है। और एक मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ से आ सकता है कि आयोडीन के अंदर भी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। आयोडीन यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या आयोडीन के अंदर भी ठोस से सीधा गैस में बदलने का गुण होता है? तो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है इसका आयोडीन, एंथ्रासिन, NH4Cl, कपूर, नैफ्थलीन। आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठे, ये सारे नाम अपने नोट्स में जल्दी से आप लोगों को नोट करना है, एग्जाम्स इन्हीं को पूछने वाला है। तो यहां देखने वाले कि फिटकरी इसका अलग आंसर हो जाएगा। फिटकरी भी एक कंपाउंड होता है। अब अगर हम लोग फिटकरी की बात करें तो चलिए फिटकरी को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो फिटकरी को हम लोग पोटास एलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्रिय विद्यार्थीगण? पोटास एलम। एग्जाम में कभी पूछा जाए कि एलम क्या है या पोटास एलम क्या है, तो आपको बताना है कि पोटास एलम फिटकरी होता है। अगर हम लोग इसका फार्मूला देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप सभी को अच्छा कंटेंट हम लोग दे रहे हैं। इसका फार्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां आप सबसे पहले देखोगे कि K2SO4, हम लोग फिटकरी का फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। K2SO4 यहां दिया गया है L2SO4 होल ट्वाइस, और यहां दिया है 24H2O। आप लोगों को ध्यान से समझना है कि पूरा फार्मूला फिटकरी का फार्मूला है एलम, पोटास एलम, K2SO4 L2SO4 होल ट्वाइस, और हम लोग यहां पर देखेंगे 24। एग्जाम्स में एक बार इसको टारगेट किया गया था कि पोटास एलम में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी फिटकरी में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है। सही जवाब होने वाला है 24H2O। 24H2O इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि पोटास एलम या फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है। ये जो कंपाउंड मैंने केमिकल फॉर्मूला जिसका लिखा है यहां पर, इसका केमिकल नेम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इस फॉर्मूले को भी लिखें आप, और इसका केमिकल नेम भी लिखें। आपका सही जवाब देना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ का पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ऊर्ध्वपातन नहीं पाया जाता। उम्मीद है आपको सब्लिमेशन पूरा काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की श्रृंखला का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पायस एक कोलाइड होता है, इमल्सन इज अ कोलाइड। पहले चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिश्रणों के प्रकार से, टाइप ऑफ मिक्सर से, और उसमें महत्वपूर्ण प्रकार होता है कोलाइड। और कोलाइड के कुल 9 प्रकार माने जाते हैं, और इन 9 प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पूछा गया है कि पायस एक कोलाइड है। कल की क्लासेस में पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इमल्सन क्या होता है, कि इमल्सन में द्रव में जब द्रव डिस्पर्स्ड हो जाए, यानी व्हेन वाटर डिस्पर्स इन वाटर नोन एज इमल्सन। इमल्सन एक टाइप का कोलाइड है। जब क्या होता है कि द्रव के अंदर द्रव को हम लोग परीक्षित करें तो यहां पर क्या बनेगा? पायस बनेगा। अब पायस के एग्जाम्पल को समझे तो दूध इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। एग्जाम में यह काफी बार पूछा जा चुका है कि मिल्क किसका उदाहरण है। तो मिल्क एक मिश्रण होता है जो इमल्सन के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग पायस कहते हैं।
तो यहां हम पूछेंगे तो पायस यहां द्रव में द्रव, ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को ध्यान से समझना है, ऑप्शन नंबर सी को। अब बाकी ऑप्शन को भी आपको टारगेट करना है, जैसे द्रव में गैस जो होगा उस कोलाइड का नेम क्या है, यहां कोलाइड का नेम इमल्सन है, पायस हम कोलाइड को कहेंगे। वही अगर हम लोग देखें कि हम लोग जब द्रव के अंदर गैस को मिला देते तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसका नाम क्या होने वाला है, जैसे यहां पर फोम बनता है, वही हम लोग देखें गैस में द्रव तो एरोसोल बनता है, वही ठोस में अगर हम लोग गैस को देखें तो ठोस फोम बनता है। इस प्रकार के यहाँ पर कोलाइड के नेम भी बनते हैं, जो आने वाले सेशन में मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाने वाला हूं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग टारगेट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में हीलियम कौन सी गैस ले जाएगा, तो इसका मिश्रण, मैंने बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोगों को दिया है हीलियम। ऑक्सीजन के साथ में गोताखोर कौन सी गैस ले जाते हैं, तो उसका प्रमुख जो गैस है वो हो जाएगी हीलियम। देखिए यहाँ अदर भी ऑप्शन दिए गए, हाइड्रोजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन। अब मैं आपसे इसकी सबसे बड़ी वजह पूछने वाला हूं कि सबसे बड़ी वजह क्या होने वाली है कि क्यों हीलियम को ले जाया जाता है। देखिए अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिश्रण है वो यहाँ गोताखोर अपने सिलेंडर में भर के ले जाते हैं। क्या प्रमुख वजह है, तो हम लोग देखेंगे कि जब पानी के अंदर गहराई में जाते हैं तो वहां पर पानी के द्वारा व्यक्ति के ऊपर अत्यधिक दबाव आरोपित किया जाता है, और इस अत्यधिक दबाव की स्थिति में जो हीलियम होता है वो हमारे रक्त में अविलय होता है, यानी रक्त में विलय नहीं होता, रक्त में विलय नहीं होता। अदरवाइज यहाँ क्या होने वाला है कि अगर दबाव की स्थिति बढ़ती है तो कोई अन्य गैस जो होगी वो यहाँ पर विलय हो जाएगी, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो यह रक्त में विलय नहीं होती, इसी की वजह से यहाँ पर हीलियम को रखा जाता है। दबाव का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम लोग द्रव के अंदर बात करें, द्रव में प्रेशर की बात करें, तो द्रव में प्रेशर H इंटू डी इंटू जी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि जो द्रव के अंदर दाब होता है वो द्रव की हाइट पर यानी कि उसकी ऊंचाई पर डिपेंड करता है, कि जितनी ज्यादा गहराई बढ़ेगी द्रव में दबाव उतना ज्यादा आरोपित होगा। और इसी के कारण क्या होता है कि जो बांध बनाते वक्त बांध की जो दीवारें होती है वो गहराई में बहुत ज्यादा मोटी बनाई जाती है, और जैसे जैसे ऊपर होती है वह पतली बनाई जाती है। तो गहराई में दीवारों को बहुत मजबूत रखा जाता है। उसका प्रमुख कारण है कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, एच वाला कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है ऊंचाई। वही अगर हम लोग डी की बात करें तो डी स्टैंड फॉर डेंसिटी, यानी ये होता है द्रव के घनत्व के ऊपर, और जी यानी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, जिसे हम लोग स्मॉल जी के नाम से जानते हैं। अर्थ पर इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अप्रोक्स होता है। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कि गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन में कौन सी गैस साथ में ले जाएंगे सिलेंडर में। सही जवाब हीलियम को आप लोगों को लगाना है, कारण भी पता होना चाहिए। हीलियम अत्यधिक दबाव में रक्त में अविलय मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं टारगेट करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़े आप। क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किस में एक सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। देखिए स्पेसिफिक हीट एक वैल्यू होती है, फिजिक्स का एक टर्म होता है, ये केमिस्ट्री में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धीरे धीरे मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊंगा, जो सभी एग्जाम्स में आ रहे हैं, रेलवे और एसएससी टीसीएस सभी एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं मैं आपको करवाने वाला हूं। यहाँ पूछा गया है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा। सबसे पहले मैं आपको एक गुण बताने वाला हूं कि स्पेसिफिक हीट का गुण होता क्या है, इसको हम लोग समझ लें। यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगर हम देखें पानी की, तो पानी एक ऐसा पदार्थ माना जाता है जिसमें विशिष्ट ऊष्मा का गुण सर्वाधिक होता है। पानी की बात करें H2O की, तो विशिष्ट ऊष्मा का गुण इसमें सर्वाधिक होता है, क्योंकि पानी गर्म होने में भी थोड़ा समय लेगा और वही पानी को ठंडा करने पर भी थोड़ा सा समय रखना पड़ता है। इन दोनों में यह समय रखता है, तो इसी वजह से जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है वो ज्यादा होता है, और इस गुण के कारण इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में एक समय गर्म करने के बाद लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले क्या कांच, शीशा, तांबा, या फिर हम लोग यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जल। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है इसका सही जवाब हमारे पास होने वाला है, वो होने वाला है जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा होता है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है।
तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आप सभी ये भी जानते हो कि एक कैलोरी का मान कितने जूल या कितनी ऊर्जा के बराबर होगा, तो ये वैल्यू होता है 4.186 जूल के बराबर। एक कैलोरी जो ऊर्जा होगा, और हम लोग जो ऊर्जा होती है, कोई भी विशिष्ट ऊष्मा होती है, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू ही निकालते हैं। तो एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो आप इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है, यहां पर हम लोग देखेंगे। कई बार हम लोगों ने देखा है कि फिटकरी के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। मान लीजिए एक पात्र है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और अगर हम लोगों ने यहाँ से फिटकरी का एक टुकड़ा डाल दिया, जिसे हम लोग पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं, पोटास एलम। तो फिटकरी में एक विशेष प्रकार का गुण होता है, और इस गुण को हम कोएगुलेशन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है स्कंदन या कोएगुलेट करना। स्कंदन का मतलब होता है जमाना या फिर अशुद्धियों को हटा देना। कि यहाँ अगर हम लोगों ने पानी के अंदर फिटकरी को डाला, पोटासियम को डाला, तो इस जल की सारी अशुद्धियों को ये स्कंदित कर देता है, एक जगह एकत्रित कर देता है। कई बार हम लोगों ने देखा कि त्वचा के कट जाने पर भी फिटकरी लगाया जाता है, क्योंकि वहां रक्त स्कंदित हो जाता है, ब्लड जो है वो जम जाता है, रक्त का थक्का जल्दी जम जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसमें स्कंदन का प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो सही जवाब हम लोग देखने वाले कोएगुलेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। फिटकरी का फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जल वाष्पीकृत नहीं होता यदि। देखिए, सामान्य तो हम लोग एक बात देखते हैं कि अगर तापमान बढ़े तो हमारे जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज होते हैं, तालाब, समुद्र वगैरह, समुद्र अगर देख लें हम लोग, तो वहां का जो पानी होता है वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी पानी के अंदर एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि यह लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और उसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण होना बोलते हैं, वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। और यह वाष्पीकरण क्यों होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर वायुमंडल में आर्द्रता में कमी है, आर्द्रता में जितनी कमी होगी, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है इसमें जितना कमी होगी, उतना ज्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहेगी। वही अगर हम लोग देखें कि वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया बरसात के दिनों में कम हो जाती है, इसकी प्रमुख वजह होती है कि यहाँ पर वायुमंडल में पहले से ही जो नमी होगी वो ज्यादा होती है, और वायुमंडल में अगर आर्द्रता की मात्रा या नमी की मात्रा ज्यादा होती तो वायुमंडल को वाष्पीकरण के द्वारा जो मिलने वाली भाप है उसकी आवश्यकता कम होती है। इसी वजह से यहाँ पर वाष्पीकरण नहीं होगा। और यदि मैं आपसे बोलना चाहूं कि इस आर्द्रता को मैं 100% पूरा कर दूं, यानी कि संपूर्ण वायुमंडल में पूर्णतः आर्द्रता है, पूर्णतः नमी है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः बंद हो जाएगी, यह जीरो लेवल पर आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जल वाष्पीकृत कब नहीं होगा। क्या तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, क्या आर्द्रता 0% हो। अगर आर्द्रता 0% होगी ना तो पूर्णतः वाष्पीकृत होगा जल, और अगर आर्द्रता 100% रही तो नमी पहले से ही जब वायुमंडल में है तो यह किसी भी पदार्थ की नमी को अवशोषित नहीं करेगा। इसी की वजह होती है कि बारिश के दिनों में कपड़े लेट सूखते हैं, वही गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आगे आप लोगों को समझ में आने वाले हैं, एग्जाम्स इन्हीं से क्वेश्चन पूछने वाला है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी ह्यूमिडिटी शुड बी 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा गया जो बिल्कुल सिंपल है कि 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। यहां पर पूछा गया 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है। हम सबसे पहले 1 मोल जल की बात करें, 1 मोल जल की बात करें तो पानी का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो यहां पर H2O माना जाता है। 2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल कनेक्ट है किससे, ऑक्सीजन से। अगर आप लोग यहाँ केमिस्ट्री में आपको पढ़ाने वाला हूं तो यहाँ पर आपको इनके बंध वगैरह सभी समझ में आने चाहिए। जल में कौन सा बंध पाया जाता है, जल में जो बंध पाया जाता है इस बंध का नाम है सहसंयोजी बंध, जिसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जो पानी होता है उसमें कौन सा बंध पाया जाता है वही हम लोग देखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। साथ ही साथ पानी में हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें एक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले कि जल का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं द्रव्यमान निकालना सिखाता हूं,
कि जो आणविक द्रव्यमान होता है या मोलिकुलर मास होता है वो कैसे निकाला जाता है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले जो एलिमेंट यहाँ पर दिए जैसे हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन का आप लोगों को एटॉमिक मास पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखें कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है और उसके 2 मॉलिक्यूल, तो हम इसको करेंगे 2 से मल्टीपल, वही इसमें ऐड करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका एटॉमिक मास होता है 16 यानी 16। इन सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस 16, तो इसका वैल्यू होने वाला है हमारे पास में 18। एक अगर हम लोग वाटर की बात करें मॉलिक्यूल की, तो एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मॉस होगा एक पानी के अणु का, तो वो हो जाएगा 18। अब इसमें आपसे पूछा गया कि 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना, तो आप इसको इंटू 10 कर दीजिए और इंटू 10 करोगे तो इसका टोटल जो 10 मोल है वो कितने हो जाएंगे 180। अगर 20 मोल पूछा जाता तो इंटू 20 कर सकते हो, तो 180 ग्राम इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो किसी का। इसके आगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होने वाला है। सबसे कम घनत्व यहां पर हम लोग किसका देखने वाला है। अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन। यहां आयतन की बात करें तो आयतन को जो भी हम मापते हैं सेंटीमीटर क्यूब से मापेंगे, मीटर क्यूब से मापेंगे, इस तरीके से हम लोग इन यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पूछा गया है कि सबसे कम घनत्व किसका होगा, तो यहां पर स्वच्छ जल की बात करें तो स्वच्छ जल में यहां पर जो डेंसिटी होती है 1.00 डेंसिटी इसकी मानी जाती है स्वच्छ जल की। 1.00 अगर हम लोग देखें इसका डेंसिटी माना जाएगा, तो यहां आप ग्राम ले सकते हो, ग्राम ले सकते हो पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मैंने यहां पर माना है। वही अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो पेट्रोल का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा कम माना जाता है। कम कितना माना जाता है, तो ये 0.73 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के समथिंग माना जाता है। वही अगर हम लोग नमकीन जल की बात करें तो नमकीन जल का जो डेंसिटी है वो थोड़ा बढ़ जाता है, 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर इसको हम लोग मान सकते हैं। और वही अगर हम मरकरी की बात करें तो इसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है, 13.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अप्रोक्स इसका डेंसिटी माना जाता है। देखिए मैंने आप लोगों को डेंसिटी तक लिखवा दिया है, आप डेंसिटी को भी अपने नोट्स में इन्वॉल्व करें। बहुत अच्छा लेवल आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों को बोलना है कि पेट्रोल यहां पर सबसे कम नजर आ रहा है, तो इसका सही जवाब होने वाला है पेट्रोल। मेरा एक प्रश्न यहां से समझ में आप लोगों को आना चाहिए कि अगर हम पूछे जाए कि पेट्रोल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए, इसका प्रमुख कारण क्या है। कि जब कहीं पेट्रोल द्वारा आग लग जाए तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, इसका वजह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन, बड़े ही शानदार प्रश्न हम लोग इस सेशन में आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आप लोगों ने पानी डाला तो ये आग और भड़केगी, इसका प्रमुख कारण क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के पास कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में ये तैरता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। देखो डूबने और तैरने की जो कहानी होती है इसका पूरा संबंध होता है किसी भी पदार्थ के डेंसिटी से, और इस डेंसिटी को मैंने अभी आपको समझाया है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम अगर हम लोग इसको देखें तो किस वजह से नमक के सांद्र घुल में तैरेगा। अगर हम लोग बात करें इसका एक प्रमुख क्वेश्चन ये भी आता है कि कोई नाव है जो नदी में चल रही है, कोई नाव है जो नदी में चल रही है और नदी में चलते चलते ये समुद्र में प्रवेश कर जाती है, तो ये थोड़ा ऊपर उड़कर चलती है। नदी में यह थोड़ा नीचे चल रही थी, वही समुद्र में प्रवेश करने के बाद यह ऊपर उड़कर चलती है। इसका प्रमुख कारण माना जाता है कि जो लवणीय जल होता है उसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है। मैंने आप लोगों को नमकीन जल का डेंसिटी अभी डिस्कस किया था, 1.03 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका डेंसिटी माना जाता है। अगर हम लोग देखें तो समुद्री जल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खारे जल में तैरना बड़ा आसान होता है, उसकी वजह होती है उसका डेंसिटी ज्यादा है। जो वस्तु तैरती है उसका डेंसिटी कम चाहिए। जहाज पानी पर तैरता है, जहाज का डेंसिटी कम है, पानी का डेंसिटी ज्यादा है। लोहे की किल पानी में डूब जाती है, डेंसिटी ज्यादा है, पानी का डेंसिटी कम है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों को समझ में आने चाहिए। यहां हम लोग देखेंगे कि अंडा जो है मृदु जल में डूब जाएगा क्योंकि मृदु जल का डेंसिटी कम है।
वही अगर हम लोग देखें कि यह सांद्र घोल में, नमक के सांद्र घोल में, तो नमक के सांद्र घोल का डेंसिटी ज्यादा है। तो आप लोगों को यही ऑप्शन ढूंढना है, क्या नमक का अवशोषण करता है, तो नहीं, बिल्कुल रॉन्ग आंसर होने वाला है। यहां देखेंगे नमक के घोल में घुल जाता है, घुलने वाला कोई मैटर यहां नहीं आएगा। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। आप इस बात को पढ़िए कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से ज्यादा होता है, इस वजह से अंडा जो है उसके ऊपर तैरना स्टार्ट कर देता है। इससे बड़े ही शानदार प्रश्न है जो इस सेशन में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि इनमें से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता। आप लोगों को यहां बताना है कि यहां कौन एक मेन कॉज नहीं है पोल्यूशन का। पहला ऑप्शन दिया है कि अगर रबर को आप जला रहे हो, रबर का जलना क्या प्रदूषण नहीं फैलाएगा। क्या यहाँ पर पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का प्रयोग या उपयुक्त तो सभी। तो आप रबर को जलाते हो तो वहां धुआं निकलता है जो बहुत ही हानिकारक होगा। वही पेट्रोल के जलने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। वही अगर हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करते हैं तो किसी भी केस में सोलर एनर्जी को अगर यूज किया जाए तो हम लोगों को प्रदूषण नहीं होगा। ये सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सी आप लोगों को बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि जो कपड़े और बर्तनों को साफ करते हैं जो डिटर्जेंट होते हैं उनमें क्या होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, जो यहाँ पर दो डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, एक होता है साबुन और एक होता है डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट में क्या फर्क है कि ये साबुन जो होता है जहां पर झाग नहीं देता है कठोर जल में, पर वही अगर डिटर्जेंट की बात करें तो ये झाग दे देते हैं। प्रमुख वजह होती है कि यहाँ पर साबुन में सोडियम और पोटेशियम के लवण माने जाते हैं, ये लवणों से बनते हैं। और अगर हम बात करें डिटर्जेंट की तो सोडियम और पोटेशियम, यानी सोडियम और पोटेशियम के सल्फोनेट, सोडियम और पोटेशियम के सल्फोनेट लवणों से इनका निर्माण होता है। तो आपको एक टर्म यहां पर याद रखना है, सल्फोनेट लवण, यानी बाइकार्बोनेट इसका रॉन्ग होने वाला है और सल्फोनेट ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो साबुन डिटर्जेंट बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये कपड़ों की धुलाई काफी अच्छी करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने होने वाला है। अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते। देखिए क्वेश्चन, देखिए बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि जो डिटर्जेंट होंगे वो किस सिद्धांत पर कपड़ों की सफाई करते। तो यहां पर पूछा गया है क्या विस्कोसिटी वाला प्रॉपर्टी इनके अंदर मिलेगा, श्यानता, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन या फिर फ्लूइडिटी। तो हम यहां पर बात करें तो शांता, प्रत्यास्था, पृष्ठ तनाव, प्लवन, ये सभी सिद्धांत है। और हम लोग अगर देखें कि पानी की बूंदें गोल क्यों होती है, पानी की बूंदों में गोल होने का प्रमुख वजह बताइए, पानी की बूंदें गोल क्यों होती है। आप इसका जवाब दोगे कि सर इसमें सबसे प्रमुख कारण होता है पृष्ठ तनाव। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सरफेस टेंशन इसका प्रमुख वजह माना जाता है। कई बार देखा होगा कि हम लोग नाली या गटर से अगर मच्छरों को मारना है तो उसमें हम लोग केरोसिन का छिड़काव कर देते हैं, है ना, कोई ऑयल को डाल देते हैं जिसकी वजह से मच्छरों के लार्वा डूब जाते हैं। वजह होती है कि पानी के अंदर एक बल होता है दो अणुओं के बीच में, और इस बल में सरफेस टेंशन हम लोग देखेंगे, और सरफेस टेंशन की वजह से लार्वा तैरते हैं। इस सरफेस टेंशन को कम किया जाता है, और कम करने के लिए इसमें कोई भी पदार्थ को हम लोग मिलाते हैं, जैसे हम लोगों ने डिटर्जेंट को मिलाया। तो यह पानी के सरफेस टेंशन को घटा देगा, और घटाने के बाद पानी का हर एक अणु हमारे दाग के रेशे तक पहुंचकर वहां की सफाई कर देता है। तो सही जवाब इसका सरफेस टेंशन होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो इतनी जानकारी जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। अगला प्रश्न आप लोगों को देखना है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक जेल का उदाहरण है। अब जेल नॉर्मली वो जेल नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं, या जेल एक टाइप ऑफ कोलाइड है। मैंने कहा है कि जेल के 9 प्रकार होते हैं, कोलाइड के 9 प्रकार होते हैं, और इनमें प्रमुख एक जेल बनता है। तो ये जो जेल कोलाइड बनता है, ये जेल किस में बनता है। तो क्या पनीर एक जेल है, दूध एक, मैंने कहा है कि दूध एक पायस होता है, दूध एक पायस होता है, द्रव में द्रव का मिश्रण। चेहरे की क्रीम को देखें या फिर यहाँ पर छोर क्रीम को देख लें, तो इनमें से कौन सा सही जवाब आपका यहाँ पर होने वाला है। तो इसका सही जवाब होने वाला है पनीर। पनीर एक प्रकार का जेल होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ठोस में द्रव का मिश्रण हो, व्हेन लिक्विड डिस्पर्स इन सॉलिड, when liquid disperse in solid, तो वहां जो कोलाइड बनेगा उसका नाम होगा जेल। जेल एक कोलाइड का टाइप है, पनीर जेली स्ट्रक्चर के अंतर्गत
आता है, ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने होने वाला है कि इनमें से क्या जल की स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण माना जाता है। किसे जल की स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण हम लोग देखेंगे। तो स्थायी कठोरता दो वजह से आती है। अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां कैल्शियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से जल कठोर होता है, जब ये आयन घुल जाते हैं। अब अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण होता है कि जब किसी के भी बाइकार्बोनेट यहां पर घुल जाए, बाइकार्बोनेट घुलने की वजह से अस्थायी कठोरता पैदा होती। वही अगर इसे छोड़कर कोई भी अगर हम लोग घुलता है, अयस्क घुलता है, तो उसे हम लोग स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण मानेंगे। तो बाइकार्बोनेट नहीं होगा, यहां भी बाइकार्बोनेट नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी में। फिर बचता है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो देखिए NaCl हम लोग यहाँ पर इस आयन को नहीं लेते और अंतिम हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जल की स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण मानते हैं। तो कठोरता से काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को देखना है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो दो प्रकार का जल हमारे पास होता है। एक होता है कठोर जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुले होते हैं, और एक होता है सॉफ्ट वाटर जिसे हम लोग मृदु जल के नाम से जानते हैं। यहां किसी प्रकार का कोई आयन नहीं होता। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने अलग अलग विधियों के द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के इन सल्फोनेट क्लोरेट आदि आयनों को हटा दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, जल का मृदुकरण करवाया और मृदुकरण की इस प्रक्रिया को हम लोग ये मानते हैं कि यहां से जल सॉफ्ट बन जाता है। तो यहां हम देखेंगे कि जल का मृदुकरण यानी कि सॉफ्टनिंग या वाटर सॉफ्टनिंग, इसको हम लोग बोल देंगे जल का मृदुकरण, इसे हम लोग कहेंगे। अस्थायी कठोरता जल की उबालकर दूर की जा सकती है, पर स्थायी कठोरता में जल को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने होने वाला है। क्वेश्चन है 16 कि आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रयुक्त होनी चाहिए। क्या नियॉन से आग बुझाई जा सकती है, क्या नाइट्रोजन से आग बुझाई जा सकती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक ऑप्शन दिया गया और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार के पेट्रोल पंप पर या फिर अलग अलग जगहों पर संस्थानों में फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, जिन्हें हम लोग अग्निशामक यंत्र के नाम से जानते हैं। और जब इन अग्निशामक यंत्रों को चलाया जाता है, यूज किया जाता है, तो इनके अंदर से गैस निकलती है। इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह एक प्रकार की भारी गैस मानी जाती है। तो यह आग लगने के स्थान पर छोड़ी जाती है, तो यहाँ एक आवरण बनाकर यह ऑक्सीजन का कांटेक्ट वहां से ब्रेक कर देती है और पदार्थ जलने से बच जाता है। तो इसका प्रमुख कारण है कि आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आज के सेशन का। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक है जो काफी जिम्मेदार माना जाता है। ओजोन परत जो होती है हमारी, जो समताप मंडल में होती है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होती है और यह ऑक्सीजन का अपरूप माना जाता है, ऑक्सीजन का अपरूप एलोट्रोफ माना जाता है। अगर हम लोग देखें तो समताप मंडल में पाई जाने वाली इस गैस में इसका प्रमुख कारण, इसका क्षरण का प्रमुख कारण क्या माना जाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग फ्रीज रेफ्रिजरेटर को यूज करते हैं और वहां से गैस निकलती है जिसका नाम होता है CFC। मैं आपको बता दूं, इसी गैस को हम फ्रियॉन गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला CCl2F2 के नाम से भी होता है। अगर आप इसका केमिकल नेम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि CCl2F2 का रासायनिक नाम क्या होगा। तो यहां हम लोगों ने देखा कि सही जवाब इसका ओजोन छिद्र के लिए कौन होने वाला है, CFC का। ओजोन डिप्लीटिंग गैस मानी जाती है CFC। चलिए, तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। ओजोन दिवस आप लोगों ने पढ़ा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को यह जानकारी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसका रासायनिक नाम होता है, इस बात को हम लोग समझने वाले हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसका, देखो अलग अलग केमिस्ट्री में कमर्शियल नेम होते हैं। आप हमें ज्यादातर कंपाउंड के व्यापारिक नेम पता होना चाहिए। व्यापारिक नेम, कमर्शियल नेम, कमर्शियली उन्हें किस नाम से जाना जाता है।
तो वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहेंगे। तो एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं एसिड्स में H2SO4, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। वहीं आपसे पूछा जाता है नमकाम्ल किसको कहा जाता है, नमक का अम्ल किसे कहा जाता है, नमक का अम्ल किसे कहा जाता है। तो नमक का अम्ल कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे अंदर आमाशय से स्रावित होता है। तो यहां आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नमक का अम्ल के नाम से जाना जाता है। और भी अलग अलग व्यापारिक नाम होते हैं, तो जिन्हें हम लोग आगे के सेशन में कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। तो अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों ने देखा, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के पास है। 19 क्वेश्चन है कि CaOCl का सामान्य नाम क्या है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखें CaOCl, तो यहाँ सही इसका जो फॉर्मूला होना है CaOCl2 होना चाहिए, CaOCl2 होना चाहिए। तो यहां होगा वॉशिंग सोडा। अगर हम लोग वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा कपड़े धोने का सोडा होता है, Na2CO3.10H2O, 10H2O, जिसे हम लोग धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। वही अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर जो होगा वो CaOCl2, इसे हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इसके अलग अलग नाम होते हैं कंपाउंड्स के, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, या सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम लोग देखें तो बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3 के अंदर अगर हम लोग टार्टरिक अम्ल को मिला दें तो टार्टरिक अम्ल के मिलने से बनता है बेकिंग पाउडर। क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर, जिसका उपयोग हम लोग बेकरी पर्पस से करते हैं पदार्थों को स्पंजी और अपेक्षाकृत बड़ा और आकार में फुलाने के लिए। वही अगर हम लोग बात करते हैं बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा मैंने आप लोगों को बता दिया है NaHCO3, यानी जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। यह जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। इतने सारे कंपाउंड और उनका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखा है, आप लोग अपने नोट्स में इन्हें इन्वॉल्व करें। सही जवाब होगा इसका ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2 का रासायनिक नाम पूछा था। तो आज की इस टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने है, जिसका जवाब आप सभी को देना है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। इस प्रश्न को आप सभी ने पढ़ा है स्मॉल क्लासेस में कि चूने का पानी अगर दुधिया हो रहा है तो इसका सही जवाब होने वाला है क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही चूना जो होता है पानी वो वायु में रखने पर क्या हो जाता है, दुधिया। अगर आप लोग इस रिएक्शन को देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, अगर हम लोग इसको पानी से क्रिया करवाएं तो वही CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर हम लोग निर्माण करवाते हैं। यही वायुमंडल में अगर हम लोग बात करते हैं कि रहकर यह अलग अलग कंपाउंड्स बना लेता है, कंपाउंड बनाएगा, और यह कंपाउंड अगर हम लोग CaCO3 की बात करें तो CaCO3 आगे चलकर CaOCO2 में, CaOCO2 के अंदर यह कन्वर्ट हो जाता है, और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सफेद पपड़ी के रूप में हम लोगों को मिलता है CO2, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हम लोगों को होती है जो यहाँ सफेद अवक्षेपीय प्रदान करती है। सही जवाब इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो इस श्रृंखला के 20 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। आप अगर ये श्रृंखला आप लोगों को पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसके बारे में लिखना है कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है, ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ताकि हम लोगों को आगे हम और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। तो चलिए आज के इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न जो आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में रहने वाला है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वेंचुरीमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के तरल के प्रवाह की दर को, तरल दाब को, पृष्ठीय तनन को, या तरल के घनत्व को। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है वेंचुरीमीटर को।
तो श्रृंखला के हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री की सेकंड श्रृंखला को आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज के सेशन में इतना ही। अंतिम बात मैं आपसे जो हमेशा बोलता हूं, बोलने वाला हूं कि अगर ये सेशन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों को आपको शेयर करना है ताकि उन्हें भी ये कंटेंट मिल सके। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।